प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ 2 वर्ण विचार का पठन पाठन करते हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि आपने इस चित्र में क्या देखा, सचिन पतंग उड़ा रहा है। इस वाक्य में 5 शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक शब्द में कई कई ध्वनियां हैं। इन शब्दों में आई हुई ध्वनियां इस प्रकार हैं। जैसे सचिन, स क्या हो गया, ये आपका ये वर्ण है। तो सचिन में क्या है? स, अ, च, ई, न, अ, प, अ, त, अंग, ग, अ। तो इस तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। ये ध्वनियां सबसे छोटी होती हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप स, अ के और टुकड़े नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम बोलते हैं वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, जब हम इन वर्णों को इकट्ठा करके इनका एक समूह बनाते हैं जो एक सार्थक अर्थ देता है, उसे हम बोलते हैं वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। वर्णों के इस क्रमिक और व्यवस्थित समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने देखा है, इंग्लिश में आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना, कैसे होते हैं? ABCDEFZ तक होते हैं। तो ये क्या है? ये अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला है। ऐसे ही बच्चों हिंदी में भी वर्णमाला होती है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्ण बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर जिसमें 11 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं और आयोग वह ये 3 होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे है। स्वर है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, र, अ, ए, ओ, ओ। और व्यंजन कैसे है? क, ख, ग, घ, ण। और आयोग वह होते हैं अंग, अंग और अह। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होती है, मतलब इसको जब हम बोलते हैं तो हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी होती, उनको हम बोलते हैं स्वर। स्वरों व्यंजनों के उच्चारण में भी सहायता करते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, र, ए, ओ और ओ। जब हम इन स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर आती है। इसके बच्चों 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, फिर होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ए। तो इन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। फिर आता है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में बच्चों हमें और अधिक समय लगता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं जैसे ओम, ओ की जो मात्रा आपको सुनाई दे रही है, सुनो या सुनाओ आदि। ध्यान रहे, हिंदी में अब आ का भी प्रयोग होने लगा है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज, चाक, डॉक्टर, फ्रॉक, काफी, हाल, बाल आदि। स्वर के बाद आते हैं बच्चों व्यंजन। इनकी संख्या होती है 35। ये वो होते हैं जिनको हम बिना स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। यदि व्यंजन में से स्वर निकाल दिया जाए तो व्यंजन आधा रह जाता है। जैसे क में से अगर आप अ निकाल देंगे तो वो आधा क रह जाएगा, ल में से अ निकाल देंगे तो आधा ल रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इन्हें बिना स्वरों के हम बोल ही नहीं सकेंगे। हिंदी में 35 व्यंजन है। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुंह के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत, तालू और ओठ आदि अंगों से टकराते हुए बाहर आती है।
तो व्यंजन भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी ना किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मुछ, ओठ, दांत आदि का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? क, ख, ग, घ, ण, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग वाले शब्द इसमें व्यंजन जो हैं इसमें आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है अंदर या बीच में स्थित। जो ध्वनियां स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होता। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। बच्चों ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है, इससे गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। जैसे कि श, श, स और ह। आयोगवह, आयोगवह का अर्थ है योग ना होने पर भी साथ रहना, मतलब ये साथ रहते हैं व्यंजन के। व्याकरण में अयोगवह ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वर एवं व्यंजन नहीं होती, फिर भी ये ध्वनि ग्रहण करती हैं, इसलिए इन्हें अयोगवह कहते हैं। अयोगवह में 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर, अनुस्वर का उच्चारण नाक से होता है, जैसे ड, ण, ण, न, म अनुस्वर हैं। इनके लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आप जो रेखा खींचते हैं ना ऊपर, उसके ऊपर आप बिंदु लगाते हैं, जैसे मंगल, जंगल, कंगन आदि। अनुनासिक, अनुनासिक यानी के चंद्र बिंदु। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। इसका प्रयोग शिरोधारा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे चांदी, गांव, मूंगा आदि। और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत के उन शब्दों में किया जाता है जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है, जैसे नमः, प्रातः, प्राय आदि। हलंत व्यंजन, हम जानते हैं कि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वर ध्वनियों से मिलकर होता है। व्यंजन को लिखा भी स्वर ध्वनि अ के साथ जाता है। जब आप अ नहीं लगाते हैं बच्चों, तो हम नीचे उसके अपने व्यंजन के नीचे हम हलंत का उपयोग करते हैं। परंतु यदि व्यंजन को स्वर के बिना लिखना हो तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे प, ह, स और द। संयुक्त व्यंजन, हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 ध्वनियों के मेल से बने हैं, परंतु उन्हें लिखने के लिए जो लिपि चिन्ह बने हैं वे अपने आप में स्वतंत्र हैं। जब हम 2 व्यंजनों को बच्चों मिला देते हैं तो उनसे जो नया व्यंजन बनता है उसे ही हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। तो श किससे मिलके बना है? क और श से। त्र बना है त प्लस र से। ज्ञ बना है ज प्लस न से। और श्र बना है श और र से मिलकर। संयुक्ताक्षर, नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से देखिए। एक लड़का साथ में कुत्ता और हाथ में पुस्तक लिए अपने दोस्त के घर जा रहा है। तो यहाँ जो हमारे रंगीन शब्द हैं, जैसे कुत्ता, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? आधा त है और पूरा त है, और यहाँ पे आधा स और पूरा त है, यहाँ पे भी आधा स और पूरा त है। उपयुक्त लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में कहीं 2 अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है? आपने 2 व्यंजनों को आपस में मिला दिया है। तो कहीं एक ही व्यंजन 2 बार आया है। तो हमने यहाँ जैसे कुत्ता में देखा है तो उसमें आपने एक ही व्यंजन को 2 बार लिखा है। जहाँ 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने का रूप आता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। एक ही व्यंजन के योग से बने संयुक्ताक्षर को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर बनाने के नियम इस प्रकार हैं। पाई वाले शब्द व्यंजन ख, ग, घ, प, त आदि पाई यानी कि आ वाले व्यंजनों को किसी अन्य व्यंजन से मिलाते समय इनकी पाई हटा दी जाती है, मतलब कि इनका जो डंडा है वो हट जाता है। जैसे ख
हम ऐसे लिखेंगे ख्याति। ग में से आप इसकी पाई हटाएंगे तो ये बन जाएगा 11। घ में से हटाएंगे तो बन जाएगा ना विघ्न। बिना पाई वाले व्यंजन, जिन व्यंजनों के अंत में पाई नहीं होता, उनमें क, फ, ह को छोड़कर हलंत चिन्ह लगा देते हैं, जैसे ट और ट। तो ये हो जाएगा खट्टा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अ नहीं आएगा। विद्या, क, फ और ह को जोड़ते समय क्रमशः क, फ और ह हो जाते हैं, जैसे मक्का, मक्खी, मुफ्त, रफ्तार, चिन्ह आदि। विशेष, हिंदी के कुछ वर्णों का दूसरे वर्णों के साथ संयोग प्राय नहीं होता, इसलिए उन्हें संयुक्ताक्षर नहीं बनते हैं। ये व्यंजन इस प्रकार हैं, जैसे छ है, झ है, ठ है, ड है, परंतु किसी स्थिति में यदि इनका मेल होता है तो इन्हें निम्न प्रकार संयोग करते हैं, जैसे ठ और ठ मिलके क्या बना लेंगे, पाठ्य। ड धनाढ्य। यदि दो से अधिक व्यंजनों को जोड़कर संयुक्ताक्षर व्यंजन बनाया गया हो तो अंतिम अक्षर से पूर्व सभी व्यंजन आधे लिखे जाते हैं, जैसे अंत्य, संतावना, ज्योत्सना, स्वास्थ्य। वैसे ऐसे संयुक्ताक्षरों की संख्या कम ही होती है। र का संयुक्ताक्षरों में प्रयोग, हिंदी भाषा में र का संयोग एकदम निराला है, अतः इसका प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। र के संयोग के नियम इस प्रकार है। यदि र में स्वर अ नहीं है तो यह अपने से अलग वाले व्यंजनों के ऊपर चला जाता है और उसका स्वरूप हो जाता है। र के इस स्वर रहित रूप को रेफ कहते हैं, जैसे कि ध, र और म मिलके क्या बन जाएगा, धर्म। क, र के साथ अ नहीं है तो ये म के ऊपर लग जाएगा और बन जाएगा कर्म। यदि र में स्वर रहित व्यंजन आया हो तो र का प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है। इन दोनों का संयोग नियम इस प्रकार दो प्रकार से होता है। यदि र स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो इसका प्रयोग निम्न प्रकार होता है, जैसे क और क के साथ र नहीं, क के साथ अ नहीं है, फिर है र और म, तो ये बन जाएगा क्रम। न, म और र नम्र। प्र, र, श, न प्रश्न। ट और ड के साथ प्रयोग होने पर इसका रूप आप इसको नीचे की तरफ लगाते हैं, जैसे राष्ट्र, ड्रम, ट्राम, ट्रक, ड्रामा, ड्रेस आदि में। मात्राएं, जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो स्वर का रूप छोटा हो जाता है। स्वर के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। तो जब आप किसी व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं तो हम किस प्रकार करते हैं, मात्रा के फॉर्म में करते हैं। बच्चों, हिंदी में अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। अ वर्ण सब व्यंजनों से पहले से होता है। बिना अ के व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, मतलब जब अगर हमारे व्यंजन के साथ अ ना जुड़ा हो तो हम उसके नीचे हलंत का उपयोग करते हैं। तो अगर हमारा अ है तो अ सभी शब्दों के साथ, सभी वर्णों के साथ मिला होता है। च और अ मिलके बन जाता है। स्वर के साथ व्यंजन कौन सा बनेगा, च से हो जाएगा चल, चलना, चलता। आ में आ की मात्रा लग जाएगी, च और आ मिलके बन जाएगा चा, चाचा। ई, छोटी ई के साथ में आप मिलाएंगे च को तो ये बन जाएगा ची, चित्र। बड़ी ई के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा चील। ऊ के साथ मिलाएंगे तो चुप, बड़े ऊ के साथ तो चूहा। क्र के साथ मिलाएंगे तो कृपा। ए के साथ मिलाएंगे चेला। और चै के साथ मिलाएंगे तो चैन। चो के साथ मिलाएंगे चोर और औ के साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा चौड़ा। व्यंजनों पर 4 प्रकार की मात्राएं लगाई जाती हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है और ई की मात्रा जो है व्यंजन से पहले लगती है। ए और ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं बच्चों, और ऊ और र की मात्राएं व्यंजन में नीचे लगती हैं। र पर ऊ तथा ओ की मात्राएं, र पर बच्चों जब ऊ छोटा ऊ की मात्रा लगती है तो उसे हम इस तरह लिखते हैं, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो इसे हम इस तरह लिखते हैं।
जैसे कि आप इसमें देख सकते हो रुपया, रुपया में मतलब क्या है कि र के साथ छोटे ऊ की मात्रा है। गुरु, गुरु में भी आप देखो र के साथ छोटे ऊ की मात्रा है। वहीं रुई, यहाँ हमें बड़े ऊ की मात्रा है और रुमाल में भी बड़े ऊ की मात्रा है। रु और रू के भेद को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। रू वाले शब्द रुपया, रुकना, रुचि, रुष, रुक्मणी, रुदन आदि होते हैं और रू वाले शब्द रूप, शुरू, रूखा, जरूरी, रूठना, रुई आदि होते हैं। वर्तनी, प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से मिलने से बनते हैं। किसी शब्द में आए हुए इन वर्णों को ही वर्तनी कहते हैं। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ, कमल, ह, अ, र, ई, र, अ, हिरण। ध्यान रखिए, उच्चारण और वार्तनी में गहरा संबंध होता है। यदि उच्चारण ठीक नहीं है तो वार्तनी अशुद्ध हो जाती है और वार्तनी अशुद्ध है तो उच्चारण भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ से हमने क्या जाना बच्चों? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उन्हें क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमिक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के भी बच्चों तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यदि किसी व्यंजन को स्वर के बिना लिखना हो तो उसके नीचे क्या लगा देते हैं हम? हलंत। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो अलग अलग अथवा एक ही प्रकार के व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो इस जुड़े हुए रूप को संयुक्ताक्षर कहते हैं। स्वर के लघु रूप को मात्रा कहते हैं। किसी शब्द में आए हुए वर्णों को ही वार्तनी कहते हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं। तो बच्चों इसमें ओ हमारा स्वर है, उ, ए, ई, उ, र, ओ, आ, ई, अ, ये हमारे स्वर हैं और बाकी बचे हुए सारे हमारे व्यंजन हैं। नीचे लिखे स्वरों में से ह्रस्व और दीर्घ स्वर अलग अलग छांट कर लिखिए। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो इसमें से हो जाएंगे अ, ई, उ, ए। तो ये हैं हमारे ह्रस्व स्वर और बाकी के हैं हमारे दीर्घ स्वर। नीचे लिखे वर्णों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन लिखिए तथा प्रत्येक से बनने वाले तीन तीन शब्द लिखिए। क और श, इनको अगर हम मिलाते हैं तो बच्चों कौन सा अक्षर बनता है? ये बनता है श। तो इसमें आप कोई भी तीन शब्द लिख सकते हैं। क्षमा, कक्षा, और कौन सा लिख सकते हो? रक्षा। त और र को मिला देंगे तो बनता है त्र। मित्र, मित्रता, त्रिफला। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अनुसार आगे संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संयुक्ताक्षर और द्वित्व में क्या है कि जिसमें एक जैसे होते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ पर ये तो है संयुक्ताक्षर। वक्ता, ये भी संयुक्ताक्षर है और ये कैसा है? द्वित्व व्यंजन। ऐसे ही ये भी द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व है और ये है संयुक्ताक्षर। इसी तरह आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में बच्चों अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर लिखिए। छ, आ, त, र और अ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा छात्र। न, अ, द, ई, ये बन जाएगा नदी।
ल ओ म अ ड़ ई, लो मड़ी, लोमड़ी। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नीचे लिखे शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। तो यहां पे हो जाएगा व, ई, द, य, आ, ल, अ, य, अ। हाथी, ह, आ, थ, ई, हाथी। व, आ, य, उ, य, आ, न, अ। वायुयान। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। शुद्ध कीजिए। करम, करम कैसे लिखेंगे इसको हम? क, कर्म। प्रभु, प्रभु, प्रभु। कृपया, कृपा। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समस्त वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। यस, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्पर्श डैश की संख्या 27 है। स्पर्श व्यंजन। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनिए। मक्का, पट्टी, क्यारी शब्दों में कौन सी विशेषता एक समान है? इसमें आधे स्वर हैं, इसमें अधूरे व्यंजन हैं, इसमें आधे व्यंजन हैं, सब एक जैसे हैं। तो पट्टी, मक्का और क्यारी इसमें क्या है बच्चों? आधे स्वर हैं। अनुस्वर, अनुनासिक विसर्ग किस वर्ग में आते हैं? तो ये आयोगवह में आते हैं। दो ध्वनियों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन के नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। कौन सा शब्द अनुस्वार का के प्रयोग का उदाहरण है? अनुस्वार में आप क्या लगाते हो बच्चों? हंस। हंस जो है ये अनुस्वार का उदाहरण है। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।